Welcome to this lecture on atoms. Today we will discuss some of the numerical problems based on these atoms, based on Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, and other things which we read in atoms. So let us today discuss some of the numericals based on atoms. Question number 1 reads, if in nature there may not be an element for which principal quantum number is greater than 4. Question कह रहा है, if in nature there may not be an element for which principal quantum number n is greater than 4. क्वेश्चन कहता है कि अगर नेचर में वो एलिमेंट नहीं होंगे जिस एलिमेंट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा ग्रेटर देन 4, देन द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास वो एलिमेंट्स दुनिया में नहीं होंगे जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ग्रेटर देन 4, तो आप बताओ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? देखो कैसे निकालने हैं इसको. आपको कहता, फिर से क्वेश्चन देखो, इफ इन अ नेचर देयर मे नॉट बी एन एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं होगा फॉर विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो आपको क्या बोलना है? देन द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी. टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? फिर 60 होंगे, 32 होंगे, 4 होंगे, 64 होंगे. देखो आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना? लेट अस सॉल्व इट. करेंगे हम पहले देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होते हैं? 2n स्क्वायर, है ना? पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 2n स्क्वायर. पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. वो होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2. ये फार्मूला है इसमें निकालने की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की ये फार्मूला है. कितने हैं? n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना है? कितने हैं? कितने पॉसिबल स्टेट्स है? 2, ठीक है ना? अब फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 से ज्यादा नहीं जाना है ना? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट कैन नॉट बी, यहां क्वेश्चन में दिया गया इट इज नॉट ग्रेटर देन 4. तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स निकालो. वो होगा 2n स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर, वो हो गया 2, 4 2s आर 8. पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स किसके लिए? n इज इक्वल टू 2. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जब होगा 2 के बराबर, उस वक्त पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 8. कितने होंगे? 8. n इज इक्वल टू 3 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, उस वक्त पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर, वो होगा 2 इंटू 9, वो कितना होगा? 18. ठीक है? n इज इक्वल टू 4 के लिए देखो यहां पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे? 2n स्क्वायर, वो होगा 2 इंटू शाबाश 2 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है ना? वो कितना होगा? 2 इंटू 16, वो कितना होगा? 32. इट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4 पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? शाबाश कितने हैं? 2, शाबाश 8, 18, 32. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं यहां पर? नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स. तो लगा हुआ है देयरफॉर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब n होगा इक्वल टू 4, नॉट ग्रेटर देन 4, वो होगा 2 प्लस कितना? 8 प्लस 18 प्लस 32. जरा वो कितना आ गया? शाबाश, वो कितना आ गया? 32 प्लस 18 कितना हो गया? 50. 58 प्लस 2 कितना हो गया? 60. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 60. समझ आया ना? पहले आपने देखा n इज इक्वल टू 1. So reads, if in the nth orbit the energy of electron is given by minus 13.6 divided by n square electron volt. ठीक है ना? For hydrogen atom. इसके बाद यहां पर गामा इसमें होगा. The energy required to take the electron
from first orbit to second orbit is कितना होगा? Energy required to take the electron from first orbit to second orbit will be, आप बताओ पापा कितना होगा? शाबाश, first orbit to second orbit कितना होगा? 10.2 first excitation energy. ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आज ही पढ़ी ना आपने. ये होगा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 जो है वो है -3.4. ठीक है ना? आपको पता है E2 जो है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 जो है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपको E निकालना है, वो होगा E2 माइनस E1. E2 कितना है? शाबाश, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब हम इसको करेंगे तो ये निकलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना? दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग atoms and molecules, in the following atoms and molecules, for the transition, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, for the transition from N2 to N1, that means electron is jumping from second orbit to first orbit, the spectral line of minimum wavelength will be produced by, the spectral line with minimum wavelength will be produced by hydrogen atom, deuterium atom, uni-ionized helium, uni मतलब singly ionized. Number third, di-ionized helium, di means doubly ionized. हमें देखना है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो इनमें से, इन एटम्स या इन आयन्स में से कौन सा एटम या कौन सा आयन सबसे ज्यादा, सबसे मिनिमम वेवलेंथ देगा. ठीक है बच्चों, देखो जब आपने वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वेवलेंथ के लिए, ठीक है ना, आपको वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन ऐसे निकला था 1/λ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए मैं उसके बाद में सारों के लिए लिखूंगा. आपको ऐसे निकला था 1/λ is equal to R into 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर. ये रिलेशन जो है ये मैंने एनर्जी से निकाली थी, एनर्जी वाली रिलेशन से निकाली थी. ठीक है ना? मैंने एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी से मैंने 1/λ निकाला था, लैम्डा निकाला था. देखो अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स दूंगा तो असली ऐसे ही 1/λ is equal to R Z स्क्वायर into 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर. क्यों? आप देखो एनर्जी का वैल्यू जो है वहां Z स्क्वायर आता है. जरा देखो एनर्जी का वैल्यू क्या है. एनर्जी का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, वो है E is equal to -2 पाई स्क्वायर m, शाबाश, K स्क्वायर Z स्क्वायर e raised to power 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर into 1/n स्क्वायर. ये जो है ना ये एनर्जी से ही निकलता है. ये बेसिकली हम न्यू निकालते हैं. ठीक है ना? फिर न्यू लिखते हैं C/λ. C तो यहां जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर CH³ ये बनाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट. तो वहां हम लेते हैं हाइड्रोजन के लिए Z is equal to 1, तो अदरवाइज वहां पर Z स्क्वायर होगा. देखो यहां पर R कांस्टेंट है, इन सब एटम्स के लिए R कांस्टेंट है, N1 और N2 भी कांस्टेंट है. N2 कितना है? 2 हर एक एटम के लिए. जस्ट वेट, के लिए N2 2 है, N1 N है. ठीक है ना? अब R भी कांस्टेंट है. यहां इन सब के लिए क्या डिफरेंट है? Z. लैम्डा जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर. जिसके लिए Z ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा कम होगा. ठीक है ना? हियर Z किस लिए ज्यादा है? पहला हाइड्रोजन Z is equal to 1, दूसरा है डिटेरियम Z is equal to 1, तीसरा है हीलियम Z is equal to 2, चौथा है लिथियम Z is equal to 3. तो मिनिमम वेवलेंथ किसको होगी? मिनिमम वेवलेंथ कौन करेगा? डाई आयनाइज्ड हीलियम. देखो आप यहां देखेंगे, सिंस 1/λ is proportional to Z स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर डाई आयनाइज्ड हीलियम यहां ऐसे लिखेंगे, लैम्डा विल बी मिनिमम when Z is maximum. When Z is maximum. Here Z is maximum for di-ionized lithium.
ionized lithium. Here Z is maximum for di-ionized lithium, therefore lambda will be minimum for it. Lambda will be minimum for it. Lambda will be minimum for it. इसके लिए जो lambda होगा वो होगा minimum. Lambda will be minimum for it. ठीक है? This completes this beautiful question. ध्यान में कभी कभी for Bohr radius. Bohr radius कौन सी radius होती है? Radius in the radius of electron, radius of first orbit, innermost orbit. इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए Bohr radius के लिए क्या वैल्यू है? 0.528529 एंगस्ट्रॉम. फार्मूला क्या है रेडियस की? 0.529 into n स्क्वायर. ठीक है ना? चलिए बच्चों, शाबाश. For Bohr radius of an atom with Z is equal to 82 is R. अब Bohr radius इसने क्या ले ली है? R. ठीक है ना? कितना ले लिया है? R. Radius of third orbit will be. देखो बच्चों, radius of third orbit will be. देखो यार, आपको रेडियस Bohr radius ऐसे होती है, R is equal to, ठीक है, यहां देखो रेडियस कैसी होती है. nth ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होती है Rn, वो होता है 0.529 into n स्क्वायर. ठीक है बच्चों, into n स्क्वायर. अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे तब वहां Z भी होता है ना? Z हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. ठीक है ना? अब इन्हें हाइड्रोजन के लिए लिखा. ठीक है, ये जो Bohr रेडियस है, Bohr रेडियस के लिए n जो होता है वो होता है 1. तो Bohr रेडियस जो बनेगी आपको R1, वो बनेगी आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है ना? इसका वैल्यू इसने उधरी से दिया है. कितना दिया है इसका वैल्यू? R. उसका वैल्यू R दिया है. ठीक है ना? यानी 0.529 जो है Bohr रेडियस है, इसका वैल्यू कितना बेटा? R. तो आपका Rn होगा फिर किसके बराबर? ये होगा R टाइम्स n स्क्वायर. अरे यहां देखो ना, ये है Rn इज इक्वल 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. जब n हम 1 देंगे तो आपको निकला R1. वो कौन सी रेडियस होती है? Bohr रेडियस. वो किसके बराबर है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये इसने किसके बराबर दिया था? R. तो उसके बदले क्या लिखेंगे? R. अब हमें किस ऑर्बिट के लिए तो निकालो भाई R3. R3 हो गया R into 3 स्क्वायर. R3 हो गया बच्चों 9. समझ आया ना? R3 is equal to 9R. ठीक है ना? मत लिखो ना, ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. For hydrogen atom, in which of the following transitions, these are the transitions, यानी jumps of electron, will the wavelength of the emitted photon be minimum? इन ये बड़ी ट्रांजिशंस दी गई, 4 ट्रांजिशंस दी गई है. पहली ट्रांजिशन है n is equal to 5 to n is equal to 4. इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है 5 में से किस ऑर्बिट में? चौथे ऑर्बिट में. दूसरा है n is equal to 4, n is equal to 3. इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है from n is equal to 4 ऑर्बिट to n is equal to third ऑर्बिट. उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है from n is equal to 3 to n is equal to 2 ऑर्बिट. ठीक है ना? उसके बाद n is equal to 2 to n is equal to 1. आपको बोलना है इन सब ट्रांजिशंस में किस ट्रांजिशन के फोटॉन की वेवलेंथ मिनिमम होगी. देखो फार्मूला 1/λ. यहां देखो 1/λ होता है बराबर R Z स्क्वायर. ये ऐसे चलेंगे हम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. R और Z के साथ कुछ नहीं करना है. Z का वैल्यू यहां नहीं दिया गया. यह हाइड्रोजन है, चूंकि हाइड्रोजन है वहां Z नहीं आएगा, ये आएगा R. आएगा ना? R तो मेरा कांस्टेंट है. इसका मतलब है ये है 1/λ is proportional to 1/n1 square minus 1/n2 square. Lambda जो है seems directly proportional to n1 square, seems directly proportional to n2 square, है ना? इसका मतलब है लैम्डा तब मिनिमम होगा जब n1 मिनिमम होगा, n2 मिनिमम होगा. किसके लिए मिनिमम? D सेकंड 2 to 1. तो मिनिमम वो फोटॉन जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगा वो कौन सी ट्रांजिशन होगा? n is equal to 2 to n is equal to 1. यहां लिखेंगे हम लैम्डा will be minimum if n1 is minimum, शाबाश, and n2 is minimum.
in the given question. Therefore, n2 to n1, therefore for transition, n2 to n1 and n2 to n1, the wavelength of photon will be minimum. क्योंकि इन ट्रांजिशनों में, इन 4 ट्रांजिशनों में मिनिमम वैल्यू है n = 2 to n = 1. वहां पर जो आपका फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ जो होगी वो होगी